नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम कर रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह और उसका जो है उसमें से हमने शुरू किया था इंडियन ज्योग्राफी। और आज इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ये 4th पार्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो हमारा वीडियो है ये एक रिवीजन वीडियो है, जहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका रिवीजन आप इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ज्योग्राफी का रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ से शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक है हमारा जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जल संसाधनों की तो भारत में जल संसाधन के स्रोत जो हैं वो 4 मुख्य स्रोत हैं। पहला जो है एक धरातलीय स्रोत, दूसरा है भूमिगत जल या भौम जल, तीसरा जो है वायुमंडलीय जल और चौथा है महासागरीय जल। तो ये 4 जो हैं भारत में जल संसाधन के प्रमुख स्रोत हैं। चलिए इससे हम आगे देखते हैं। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो ये भारत का जो स्थान है वो है प्रथम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो वो होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो नलकूपों द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। जो आधुनिक सिंचाई प्रणाली है उसके जनक किसको माना जाता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो वो हैं, पहला है तमिलनाडु, उसके बाद में है आंध्र प्रदेश और उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर तालाबों द्वारा सिंचित सिंचाई जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। कौन कौन सा? सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों से कहाँ पर होती है? तो वो होता है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये दिनशा जे दस्तूर थे, इन्होंने जो है नहर प्रणाली की योजना प्रस्तुत करी थी। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? तो कुआं और नलकूप। क्या है? कुआं और नलकूप जो है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। सरहिंद नगर किस नदी से निकली है? तो ये निकली है सतलुज नदी से। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः इस प्रकार से हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना जो है वो जल संभर के विकास से संबंधित है। जल संभर के विकास के जो लाभ हैं वो क्या क्या लाभ हुए हैं जल संभर के, तो उसको हम देख लेते हैं ज़रा। पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हुई है, जैव विविधता में वृद्धि हुई है, इससे जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास हुआ है, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, वनों के कटाव में कमी आई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है और रोजगार में वृद्धि हुई है। तो जल संभर विकास के बहुत सारे जो लाभ हैं वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नलकूप। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई जो है नहरों और तालाबों के द्वारा की जाती है। सबसे ज़्यादा सिंचाई का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत, वो कौन सा है? नलकूप, उसके बाद में नहर और उसके बाद में तालाबों द्वारा भारत में सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में। फरक्का नहर के जल वहन क्षमता कितनी है? तो फरक्का नहर की जो जल वहन करने की क्षमता जो है वो है 40,000 क्यूसेक। विश्व की सर्वाधिक पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर यानी गंगा नहर है। सर्वाधिक जो पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो है वो कौन सी है? गंगा नहर।
गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये किया गया था वर्ष 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये है गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर ये किस नहर से निकलती है, किस नदी से? तो गंडक नदी से ये निकलती है। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, भारत में जो है कई सारी सिंचाई योजनाएं चली हैं, उनके प्रकार जो है इस प्रकार से है। लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना। तो ये 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं जो है भारत में चलती हैं। तो लघु सिंचाई परियोजना, इसमें देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित लघु सिंचाई परियोजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो लघु सिंचाई परियोजना क्या है? जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत जो सिंचाई की जाती है कुआं से, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई आदि के माध्यम से सिंचाई की जाती है और लगभग 62% सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट जो सिंचाई परियोजना है वो है मध्यम सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र सिंचित किए जाते हैं। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा गया है। तो इसमें जो है सिंचाई जो होती है वो किससे होती है? ज़्यादातर नहरों से। चलिए बृहद सिंचाई परियोजना की बात करें अगर हम, इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरें एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। क्योंकि 62% जो है वो लघु से होती है, तो मध्यम और जो बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे देश की लगभग 38% जो सिंचाई की आवश्यकताएं हैं वो इन्हीं से पूरी की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इससे 4 राज्य जो हैं वो लाभान्वित होते हैं, उनको 4 राज्यों को फ़ायदा मिलता है। एक है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है इससे 4 राज्यों को फ़ायदा मिलता है। दामोदर परियोजना से कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है ये दोनों राज्य दामोदर परियोजना में शामिल हैं। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ जो है वो मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये है शिव समुद्रम। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं
नागा अर्जुन परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। तो ये जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है, ये 4 राज्यों के बीच में एक तरीके से विवादित मसला बना हुआ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो ये है चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तिलैया, मैथौन एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है बराकर नदी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1948 में किया गया था। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा नांगल बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो वो किया गया है दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग। चलिए आगे देखते हैं, भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं एक एक करके। भारत में जो परियोजनाएं चल रही है, जिन नदियों पर बनाई गई है वो परियोजनाएं, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये नदियाँ दी हुई है और ये जो है आपकी परियोजनाएं हैं। तो सतलज नदी के ऊपर जो है कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है? इस पर भाखड़ा नांगल बांध, या जिसको हम गोविंद सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा नाथपा, झाकरी बांध और कोल बांध। सतलज नदी के ऊपर 3 परियोजनाएं चल रही हैं। कौन कौन सी हैं? भाखड़ा नांगल, जिसको हम गोविंद सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नाथपा, झाकरी बांध और तीसरा है कोल बांध। अगर हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी पर जो है किशनगंगा और तुलबुल परियोजना, ये 2 परियोजनाएं इस पर चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चेनाब नदी पर, तो चेनाब नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। एक जो है सलाल बांध, दूसरा है दुलहती बांध और तीसरा है बगलिहार बांध। तो ये चेनाब नदी के ऊपर जो है 3 परियोजनाएं चल रही है। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, थीन बांध और चेमेरा परियोजना। ये 2 परियोजनाएं जो हैं वो रावी नदी के ऊपर चल रही हैं। इसके अलावा ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी पर जो है पोंग व हरीके बांध जो है ये बनाई गई हैं। गंगा नदी पर टिहरी बांध, जिसको हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं, और फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर बनाया गया है। इधर अगर हम देखें चंबल नदी पर जो है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध जो है परियोजनाएं चल रही है। बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राजघाट बांध परियोजना चल रही है। इसके अलावा सोन नदी की अगर बात करें तो सोन नदी पर जो है वो डेहरी में सिंचाई परियोजना चल रही है। साथ ही साथ बरास और बाण सागर बांध परियोजना जो है सोन नदी के ऊपर चल रही है। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी में पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बरगमो बांध और मैथान, ये परियोजनाएं जो हैं ये दामोदर नदी पर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर जो है राजसमुंद्री के निकट एनीकट बांध है। कृष्णा नदी पर जो है श्री सैलम व नागार्जुन सागर बांध है। तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर जो है कौन सी बांध परियोजना है? तो इस पर जो है मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध है। कावेरी नदी के ऊपर मेट्टूर बांध परियोजना चल रही है।
इसके अलावा नर्मदा नदी के ऊपर जो है दोस्तों ये चल रही है महेश्वर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध और अलंकेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी के ऊपर चलने वाली परियोजनाएं हैं। ताप्ती नदी के ऊपर जो है काकरापार बांध और उकाई बांध परियोजना जो है वो ताप्ती नदी के ऊपर है। महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध, इसके अलावा तिरकपाड़ा और बरोज बांध जो है ये महानदी के ऊपर है। नेक्स्ट अगर देखें माही नदी के ऊपर जो है बनक बोरी बांध और कदाना बांध, ये 2 परियोजनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी के ऊपर जो है लखबर ब्यासी बांध, रामगंगा नदी के ऊपर कालागाढ़ बांध जिसको रामगंगा परियोजना के नाम से भी जानते हैं, घाघरा नदी पर घाघरा बांध, शारदा नदी पर शारदा बांध और गंडक नदी पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासतौर से बीपीएससी वालों के लिए, त्रिवेणी के पास बैराज बांध परियोजना जो है गंडक नदी पर चल रही है। कोसी नदी के ऊपर कोसी परियोजना है। इसके अलावा पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की एक संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड एवं पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की गई एक परियोजना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं आगे की। अगला जो हमारा टॉपिक है भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते। तो कुछ भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं खासतौर से नेपाल के साथ इसके नदी जल समझौते जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उसको हम देखते हैं। संधि या समझौते का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा संबंधित देश और संधि और समझौते की प्रकृति जो है वो कैसी है। शारदा समझौता जो है वो भारत और नेपाल के बीच में है। ये समझौता जो हुआ था वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल किया गया। इसमें कोशी नदी परियोजना जो है वो भारत और नेपाल के बीच में चलने वाली परियोजना है। नेपाल में कोशी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता है और इसमें संशोधन जो है 1966 में किया गया था। गंडक समझौता जो है वो नेपाल और भारत के बीच का एक समझौता है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता किया गया। उसके बाद में गंगा नदी के ऊपर जो है समझौता गंगा समझौता बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ और फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 की भारत बांग्लादेश संधि जो है वो की गई कि जो गंगा नदी का जो जल है उसके ऊपर किस देश का कितना भाग जो है उस जल का कितना भाग कौन सा देश यूज़ करेगा, इससे संबंधित समझौता 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इसके अलावा सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज व इनकी सहायक नदियों के साथ समझौता जो है वो पाकिस्तान के साथ में है, पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे जलढाका, चुक्खा, लाला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है, तो ये भूटान में है और भारत के सहयोग से ये निर्मित परियोजनाएं हैं। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये परियोजना स्थित है। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण, जो राजस्थान में है, का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये हुआ है कोठारी नदी के ऊपर।
बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन एवं पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है वो सिंचाई के अलावा और भी अलग अलग दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि जल विद्युत का उत्पादन करने में, नदी और नहर में परिवहन में, पर्यटन, इसके अलावा पेयजल की आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण जैसी चीज़ों से का इससे फ़ायदा पहुंचता है। नेक्स्ट हम देखें कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सिक्किम में है। दुलहती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चेनाब नदी पर किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को निम्नलिखित आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने नदी जल परियोजनाएं जो हैं इसको आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी है। तो ये कोटेशन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो ये है सिंद्रापोंग, असम में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा की सहायक नदी है पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य इस नदी के कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय जल परियोजना यानी कि नदियों को जोड़ने के लिए जो है कौन कौन सी परियोजना चलाई गई? तो कोसी मोची परियोजना, कोसी गंडक गंगा परियोजना, शारदा यमुना और महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पार ताप्ती नर्मदा और बेदती वारधा, कोसी घाघरा यमुना और गंगा दामोदर, स्वर्ण रेखा, गोदावरी कृष्णा, पार्वती और काली सिंध चंबल, दमन गंगा पिंजाल और नेत्रवती और हेमावती परियोजनाएं जो हैं वो भारत राष्ट्रीय जल परियोजनाएं जो है भारत में चल रही हैं। दोस्तों जो कावेरी जो नदी जल विवाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में जो है इन राज्यों के बीच में जो है इस कावेरी जल का विभाजन किया गया कि कौन सा राज्य कावेरी जल का कितना जल यूज जो है वो यूज़ करेगा। तो तमिलनाडु जो है वो यूज़ करेगा 419,000 मिलियन क्यूबिक जल। कावेरी नदी का जो जल है उसका 419,000 मिलियन क्यूबिक उसका यूज़ करेगा। कर्नाटक जो है 270 मिलियन केरल जो है 30 मिलियन क्यूबिक और पुडुचेरी जो है वो 7 मिलियन क्यूबिक जो है कावेरी जल का यूज़ करेगा। दो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। जो नदियां हिमालय के निर्माण से पहले ही प्रवाहित हो रही हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पूर्ववर्ती नदी।
आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कृषि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एक है एग्री और दूसरा है कल्चर। एग्री का अर्थ होता है मृदा यानी सॉइल, और कल्चर का जो अर्थ है वो है कल्टीवेशन यानी कृषि। भाई इससे बड़े तो रोक ही रखा था। आगे है, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो है 14%। अगर 14% से ज़्यादा उसमें आर्द्रता रह जाती है अनाज में, तो वो अनाज जो है वो सड़ने लग जाता है। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई की अवधि दी गई है। चूँकि दोस्तों भारत में जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो खेती की जाती है। तो अगर हम देखें तो भारत में 3 प्रमुख फसलें हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल की जो खेती होती है वो शीतकालीन होती है, ये जो है खरीफ फसल जो है वो ग्रीष्मकालीन होती है, और जायद जो फसल है वो शीत और ग्रीष्म के बीच का जो मध्य का टाइम होता है उसमें ये जायद की खेती की जाती है। अगर हम बात करें रबी की फसल में, तो उसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि जैसी चीज़ें जो हैं वो उगाई जाती हैं। और इसका बुआई का जो टाइम है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच का होता है, और कटाई का जो टाइम होता है मार्च और अप्रैल होता है। यानी कि सर्दियों में बुआई, सर्दियों के स्टार्टिंग में बुआई शुरू होती है और सर्दियों के अंत तक आते आते इसकी कटाई ख़त्म हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल में कौन कौन सा आता है, ये इसमें होता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये जो सारी फसलें हैं वो खरीफ फसलें कहलाती हैं। और इसकी जो बुआई है वो जून और जुलाई के बीच में होती है, और अक्टूबर नवंबर आते आते इसकी कटाई हो जाती है। जायद फसलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है, और ये जो है मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई शुरू होती है, और जून और जुलाई जो बीच का टाइम होता है, इन जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो इस तरीके से भारत में देखा जाए तो 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है विभिन्न मौसम में 2 फसलें उगाना। नेक्स्ट, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो वो है पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। तो मिश्रित कृषि का अर्थ है कि पशुपालन और कृषि जो है उन दोनों को एक साथ करना ही क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि। भारत में संकार्य या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्रफल तमिलनाडु तट पर अधिक पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए इधर देखते हैं ज़रा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि की जाती है, तो वो है चावल यानी कि धान की खेती जो है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर की जाती है। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है उसको चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो ये है उत्तर प्रदेश।
भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। गेहूं और अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान जलवायु जो है वो आदर्श मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो ये गेहूं की एक किस्म है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है चावल। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ये चाय की एक किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका किया जाता है नील हरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला को जो है क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोने का क्षेत्र। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट है करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। क्या है? करनाल बंट। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि करनाल बंट किस फसल का एक प्रमुख रोग है? तो ये गेहूं की फसल का एक प्रमुख कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत में जो है कृषि उत्पादन से संबंधित बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे हरित क्रांति, इसके अलावा श्वेत क्रांति, इसके अलावा जो है गोल क्रांति जो आलू से संबंधित था, नीली क्रांति जो मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित था। तो इस तरीके से भारत में जो है बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं। वहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं ज़रा सा। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्रांति और इधर दिया हुआ है कृषि। तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी, जिसको हम स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, ये फल एवं सब्जी यानी बागवानी से संबंधित है। ये श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित था। कृष्ण यानी कि काली क्रांति, इसे हम जो है खनिज तेल पेट्रोलियम से संबंधित ये क्रांति थी। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित था। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित था। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित था। इसके अलावा और भी कई क्रांतियाँ थी। रजत क्रांति जो थी वो अंडा उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति थी एक, जिसमें नवीन कृषि नीति को निर्धारित किया गया था। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी इस क्रांति के अंतर्गत। और सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दुगना करना एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर इसमें बल दिया गया था। गुलाबी क्रांति ये जो है प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित था। लाल क्रांति जो था दोस्तों वो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित था। तो इस प्रकार से जो है कई सारी क्रांतियां जो है वो भारत में देखने को मिलती है कृषि से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो वो है मूंगफली। ऑन्स बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो ये धान की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है एमपी यानी मध्य प्रदेश। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये है मूंगफली की। चलिए इससे हम ऊपर देख लेते हैं, इसको हम एक साथ देख लेंगे। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है दलहन में। दलहनी फसलें जो है वो क्या करता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसका भूमि में स्थिरीकरण करता है यानी नाइट्रोजनीकरण करता है। जो दलहन जो होती है, ख़ासतौर से मटर की जो दाल होती है उसकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक जो है जीवाणु होता है जो क्या करता है,
नाइट्रोजन को भूमि में खींचकर उसका नाइट्रोजनीकरण करता है, ठीक है, जो मिट्टी की उत्पादकता यानी उर्वरकता को बढ़ाने में सहायक होता है वो। तो देखते हैं इसको हम जरा आगे। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व होता है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्य से प्राप्त होता है? तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बेरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो किस देश से संबंधित थे? तो वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया था। इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था? तो ये गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी इससे। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था? तो इसमें किया गया था मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो वो है चाय। लाल विगलन यानी कि रेड रोट किस फसल का रोग है? ये गन्ना का है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम, इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग के रूप में दर्जा दिया गया था। किसको? मूंगा रेशम को। और ये केवल भारत के असम राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 में। मक्के की फसल को तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है? तो लगभग 140 दिन का टाइम इसमें लगता है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? प्रमुख कृषि संगठन एवं उसके मुख्यालय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कृषि संगठन और उसके बाद में उसका मुख्यालय। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला में इसकी मुख्यालय इसका। अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि अनुसंधान संस्थान, ये जो है अलेम्पो में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, इसका मुख्यालय मैक्सिको में है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों, जिसको हम कार्डमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं, कार्डमम पहाड़ी के निचले ढालों पर की जाती है। तो चाय की खेती कहाँ पर की जाती है? दक्षिण भारत में नीलगिरी तथा इलायची पहाड़ियों पर की जाती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख कृषि बोर्ड और उसका मुख्यालय दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं हम ज़रा सा। कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय जो है केरल में है, कोट्टायम में। चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड, ये गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चिन यानी केरल में है, कोच्चि में। और राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, इसका मुख्यालय पुणे यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत में झूम कृषि के प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर क्षेत्र दिया हुआ है और
यहाँ पर क्षेत्र है और इसके बाद में यहाँ पर झूम कृषि के प्रकार दिया हुआ है, यानी कि जो झूम कृषि है भारत में वो किस क्षेत्र में होती थी और उसका नाम क्या था। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य यानी असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में जो कृषि होती थी उसे झूम के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्य से संबंधित जो कृषि थी उसे पोंदू, पामाडाबी, केमान या फिर बरीगा नाम से जाना जाता था। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। केरल में पोनम या पोनम के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया, मशान, पोंडा तथा बीरा नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे बालरा के नाम से और मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुल या कुराबा के नाम से, छत्तीसगढ़ में दीपा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दीपा नाम से इसको जाना जाता है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो बराक घाटी की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है वो है गन्ना। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? तो ये होती है केरल में। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो ये काली मिर्च को काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक परिवर्तित रूप है? तो ये मक्का का आनुवांशिक परिवर्तित रूप है। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस अत्यधिक उत्तम और उपयुक्त माना जाता है और इन्हीं क्षेत्रों में चाय की खेती अच्छी की जा सकती है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो यह कुफरी चिपसोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो यह है अमरूद की। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे ऊपर आते हैं जरा सा। झारखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ, जिसको हम कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो ये किया जाता है जापान को। नेक्स्ट, निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गरम मसाले के लिए। यहाँ पर प्रमुख कृषि संस्थान दिया हुआ है, एक साइड में संस्थान है और दूसरे साइड में स्थान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा संस्थान है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, और ये जो कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये जो है कोयम्बटूर में है। इसके अलावा केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, ये है चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, ये बैरकपुर में है। इसके अलावा केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान जो है ये फरीदाबाद में है।
टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ये हैदराबाद में है। आगे देखते हैं हम जरा। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में है। इसके अलावा विवेकानंद कृषि संस्थान कहाँ पर है? तो विवेकानंद जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है। इसके अलावा लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में है। और पशु चिकित्सा जैविकी ये जो है कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। और पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान ये कोलकाता में है। इसके अलावा भारतीय प्रकृति रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है। नेक्स्ट जो है हमारा मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस आदि अरहर की प्रमुख किस्में हैं। चलिए हम देखते हैं आगे इससे। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं इसको जल्दी ही करवा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा। कुछ फसलों में राज्यों का स्थान जो है वो किस प्रकार से है उसको हम देख लेते हैं। सबसे ये 2016 और 17 के अनुसार है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय और तृतीय जो है वो पंजाब है। कुल दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम, राजस्थान द्वितीय और महाराष्ट्र तृतीय है। कुल तिलहन में मध्य प्रदेश ऊपर है, राजस्थान दूसरे नंबर पे और गुजरात तीसरे पे है। कुल मोटे अनाज में राजस्थान ऊपर है। मोटे अनाजों का उत्पादन जो है वो राजस्थान में ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे पे उत्तर प्रदेश में है। गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, पंजाब दूसरे पे और मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर है। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम है क्योंकि मोटा अनाज है, उत्तर प्रदेश दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पे है। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक पहला, महाराष्ट्र दूसरा और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, राजस्थान तीसरा। अरहर यानी तूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरा और कर्नाटक जो है वो तीसरे नंबर पर है। मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे और बिहार तीसरे नंबर पे है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे पे और आंध्र प्रदेश जो है वो तीसरे पे। सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले पे, हरियाणा दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। सोयाबीन के उत्पादन पे मध्य प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरा और राजस्थान तीसरा। सूरजमुखी के उत्पादन में पहले आता है कर्नाटक, फिर बिहार और उसके बाद में उड़ीसा राज्य का नंबर आता है। कपास के उत्पादन में दोस्तों गुजरात पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे और तेलंगाना जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले पे, बिहार दूसरा पे और असम तीसरे नंबर पे आता है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला, पश्चिम बंगाल दूसरा और बिहार तीसरे नंबर पे। आलू के उत्पादन में प्याज के उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र पहले, मध्य प्रदेश दूसरा और कर्नाटक तीसरे पे। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे और कर्नाटक तीसरे नंबर पे आता है। तो ये कुछ डाटाज था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आसाम। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं ये? तो ये है गेहूं की।
पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो ये है मूंगफली के लिए। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसमें कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूम क्या है? कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज करना, यही क्या कहलाता है? गहन कृषि कहलाता है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों एवं बाजरा का जो है प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट, भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल और उसके बाद तमिलनाडु में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो ये चना। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू की कृषि की जाती है? ये कर्नाटक में किया जाता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है एक्वापोनिक कृषि। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद में फिर कर्नाटक में और उसके बाद में जो है वो तमिलनाडु में होता है। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है? तो वो है गेहूं और गन्ना। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहन करने के तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके बाद में आता है कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो वो है गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1984 में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।